हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में सोडियम पोटासियम पंप के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। और यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि सोडियम पोटासियम के इनहिबिटर कौन कौन से हैं और साथ साथ किस तरह के सवाल CSIR एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते और समझते हैं सोडियम पोटासियम पंप के बारे में। तो पहली बात कि सोडियम पोटासियम पंप कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये जनरली सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। सोडियम पोटासियम पंप कहाँ मौजूद होते हैं? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। अगर इस सोडियम पोटासियम पंप की बात की जाए तो ये सोडियम पोटासियम पंप जो है दो अल्फा यूनिट और दो बीटा यूनिट का बना होता है। दो अल्फा यूनिट और दो बीटा यूनिट का बना होता है। अल्फा यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये लार्ज होता है और साथ साथ इसका काम है कैटेलिटिक फंक्शन, मतलब रिएक्शन को कैटलाइज करना। और यहाँ क्या रिएक्शन है? सोडियम और पोटासियम को ट्रांसपोर्ट करना। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अल्फा सब यूनिट की। साथ ही साथ बीटा सब यूनिट जो होता है, जो स्मॉल होता है और रेगुलेटरी इन नेचर होता है, मतलब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्या काम है सोडियम पोटासियम पंप का? तो इसका काम क्या है? तीन सोडियम आयन को बाहर निकालना और दो पोटासियम आयन को अंदर डालना बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 एटीपी। एक एटीपी का खर्च करने के बाद 1 एटीपी का खर्च करने के बाद तीन सोडियम को सेल के बाहर निकालना और दो पोटासियम को बाहर से सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक पार्ट में डालना। अगर हम 2 एटीपी खर्च करते हैं तो इस मामले में तीन तीन गुने दो 6 सोडियम आयंस साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगे और आपका 4 पोटासियम आयन अंदर आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सोडियम पोटासियम पंप 3 सोडियम और 2 पोटासियम को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और बेसिकली इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने से मेम्ब्रेन ग्रेडियंट, मतलब नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, या इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव जनरेट होता है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। साथ ही साथ इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं या पी टाइप ट्रांसपोर्ट ATPase के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए कि यह जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर एटीपी का खर्च होता है। तो वैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहाँ एटीपी का खर्च किया जाता है, उसको हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अल्फा सब यूनिट का फंक्शन क्या है। तो अल्फा सब यूनिट ही एटीपी हाइड्रोलोसिस और आयन बाइंडिंग साइट कंटेन करता है। सोडियम और पोटासियम का बाइंडिंग साइट इसी में मौजूद होता है। सोडियम का बाइंडिंग साइट आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्मिक पार्ट के अल्फा सब यूनिट में, जबकि अगर पोटासियम की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाले रीजन में आपको अल्फा सब यूनिट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इनहिबिटर है ओयाबीन, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, जो सोडियम पोटासियम चैनल का इनहिबिटर है। मतलब ये बाइंड कर जाएगा तो सोडियम पोटासियम चैनल को जो काम है सोडियम को बाहर निकालना, पोटासियम को अंदर डालना, ये काम नहीं होगा। और यह बाइंडिंग साइट भी आपके अल्फा सब यूनिट में मौजूद होता है, अल्फा सब यूनिट में मौजूद होता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट भी मौजूद होता है। तो सारे परिस्थिति में देखें कि पूरा जो कैटेलिटिक फंक्शन है
जो रिएक्शन को कैटलाइज करना है, सोडियम को बाहर निकालना है, पोटासियम को अंदर डालना है, ये काम अल्फा सब यूनिट का है और बीटा सब यूनिट स्मॉल और रेगुलेटरी इन नेचर होता है। अब एक बात जो समझ में आती है, जैसे मैंने अभी बताया कि इस मेम्ब्रेन सोडियम पोटासियम चैनल का काम क्या है, तो अल्टीमेटली ये मेम्ब्रेन को यहाँ पर नेगेटिव रखता है और इनसाइड पॉजिटिव रखता है। कैसे रखता है इस बात को समझिए, कभी कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए कि 500 500 टाइम्स ट्रांसपोर्ट किया, 500 टाइम्स इसने पंप किया, 500 टाइम्स काम किया, तो क्या होगा, 500 एटीपी खर्चा होगा। जब 500 ट्रांसपोर्ट किया तो बाहर में एक्स्ट्रा सिल्वर सेल में आपको 1500 सोडियम आयंस मिलेंगे बाहर में, और अंदर में आपको कितने मिलेंगे, 1000 पोटेशियम आयनल मिलेंगे। तो आप देखिएगा कि बाहर में ज़्यादा पॉजिटिव है और अंदर में कम लेस पॉजिटिव है, या इसको दूसरे अर्थों में कहें तो अंदर नेगेटिव है ना, रिलेटिव अंदर नेगेटिव है। कितने चार्ज की कमी है, 500 पॉजिटिव चार्ज की कमी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं कि यह नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट करता है। और इस मेम्ब्रेन जो ग्रेडियंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे कि मैसेज के प्रोपोगेशन में होता है, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे और डिफरेंट तरह के फंक्शन में काम आता है। तो हमने यहाँ देखा क्या कि सोडियम पोटेशियम के डिफरेंट काम को देखा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल है, अक्सर पूछा भी जाता है कि सोडियम पोटेशियम पी टाइप पंप क्यों है, पी टाइप पंप क्यों है। तो यह एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और होता क्या है कि जब ट्रांसपोर्ट के समय जो अल्फा सब यूनिट का कौन सा एमिनो एसिड, एस्पार्टेट, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, स्पार्टेट। जो होता क्या है कि अल्फा सब यूनिट जो होता है, जो स्पार्टेट एमिनो एसिड है, वो फास्फोराइलेट होता है, मतलब उस पर फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। और यह फास्फेट ग्रुप का एडिशन ही क्या करता है, आयन को मूव करना अलाउ करता है थ्रू द फास्फोराइलेटेड यूनिट। अगर ये फास्फोराइलेशन नहीं हो तो आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, किस परिस्थिति में सोडियम चैनल पोटेशियम सोडियम पोटेशियम चैनल खुलता है। तो इसके लिए अल्फा सब यूनिट फास्फोराइलेशन होना चाहिए। अगर ये फास्फोराइलेशन रिमूव हो जाता है तो ये चैनल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। साथ ही साथ यह रिस्पॉन्सिबल है मेम्ब्रेन ग्रेडियंट को सेटअप करने में, सोडियम। साथ ही साथ अब मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप है, पी टाइप पंप है, एटीपी का खर्च करता है, फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। दूसरे और चैनल हैं जैसे कैल्शियम चैनल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है, और एच आयन चैनल, हाइड्रोजन आयन चैनल भी हैं, जो एटीपी का खर्च करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, जो मसल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है, मसल का इंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में मॉडिफिकेशन है, और वो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। और जब एटीपी का खर्च करके कैल्शियम को बाहर निकाला जाता है, तब जब मसल को डिपोलराइज करना है, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमको इतना ही समझना है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप और हाइड्रोजन आयन पंप और कैल्शियम पंप जो है एटीपी खर्च करके इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग पी टाइप पंप के नाम से भी जानते हैं। नेचर में दो और डिफरेंट तरह के पंप भी पाए जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एफ टाइप पंप, एफ टाइप पंप का काम क्या है, एटीपी का सिंथेसिस करना, एटीपी का सिंथेसिस करना फ्रॉम द हाइड्रोजन ग्रेडियंट, ध्यान रखना है। तो आपको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनता है, क्लोरोप्लास्ट में हाइड्रोजन ग्रेडियंट, बैक्टीरियोस्पिन जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ये जो है सब में मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ग्रेडियंट क्रिएट, और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल का इस्तेमाल करके एटीपी सिंथेसिस किया जाता है। तो अगर एक लाइन सरल भाषा में कहें तो पी टाइप पंप एटीपी का यूटिलाइज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि एफ टाइप पंप जो है ऑलरेडी ग्रेडियंट बना हुआ है, उसका इस्तेमाल करके एटीपी बनाते हैं।
तो यह काफ़ी डायरेक्टली आपका फंक्शन में उल्टा एटीपी खर्च करते हैं और ये एटीपी बनाते हैं एफ टाइप, और इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा। साथ ही साथ अगर हम बात करें वी टाइप एटीपीएज, वी टाइप एटीपीएज मतलब वी टाइप पंप, जो करते क्या है कि एटीपी को खर्च करके ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन इन द ऑर्गेनेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिफिकेशन। मतलब कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड सेल में ताकि उसका एसिडिटी बढ़ जाए, जैसे लाइसोजोम, सिनेप्टिक वेसिकल, प्लांट वैक्यूल्स, ये सब काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है जहाँ पर वी टाइप ट्रांसपोर्ट पाए जाते हैं, पंप पाए जाते हैं और हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पी टाइप, एफ टाइप और वी टाइप पंप के भी बारे में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सोडियम पोटेशियम इनहिबिटर की। अभी तक हमने देख लिया था कि सोडियम पोटेशियम का काम क्या है, अल्फा सब यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे फंक्शनल पार्ट जो अगर कहें तो कैटेलिटिक फंक्शन पार्ट उसी में मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर का। जब हम इनहिबिटर की बात करते हैं तो सबसे कॉमन इनहिबिटर फ्रिक्वेंटली डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओयाबीन या सोडियम पोटेशियम का इनहिबिटर कौन है? सोडियम पोटेशियम का इनहिबिटर ओयाबीन है। और ओयाबीन क्या है कि बिल्कुल सेम बाइंडिंग साइट है जहां पर पोटेशियम बाइंडिंग साइट है। तो अगर पोटेशियम के जगह अगर ओयाबीन को अगर हम डाल दें तो पोटेशियम के जगह ओयाबीन बाइंड कर लेगा, और कर लेगा तो इस परिस्थिति में हमारा ये जो ट्रांसपोर्ट है सोडियम पोटेशियम का वो ब्लॉक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण इनहिबिटर है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर ये ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए सोडियम पोटेशियम तो ये जो आपका मेम्ब्रेन का जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी आपको खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लेटॉक्सिन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप का इनहिबिटर है, लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये करता क्या है कि सोडियम पोटेशियम पंप को नॉन स्पेसिफिक चैनल बना देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम और पोटेशियम को एंटीपोड की तरह ट्रांसपोर्ट करता है। सोडियम को बाहर निकालता है, पोटेशियम को सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डालता है। लेकिन जैसे ही ये प्लेटॉक्सिन डाल देते हैं तो ये इनहिबिटर के काम करता है और इसको नॉन स्पेसिफिक चैनल बना देता है, और इससे दूसरे आयंस भी आसानी से पास कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका अल्टीमेटली पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन और ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दूसरे आयंस भी आने जाने लगेंगे जो कि नॉन स्पेसिफिक होंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये दोनों के अगेंस्ट जो ग्रेडियंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो डिफरेंस इन आयन के चलते जो ग्रेडियंट बन रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे इनहिबिटर्स काम करते हैं और उनका क्या रोल है। अब बात करते हैं आगे सवाल का जो CSIR में पूछा गया है, और काफ़ी सिंपल सवाल है। CSIR नेट 2018 में सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द लिस्टेड बिलो इज पी टाइप आयन ट्रांसपोर्ट। काफ़ी सिंपल सवाल है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जिसके बारे में आपने सुना है कि ये पी टाइप एटीपी पंप है। कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन जो भी पंप हैं जो एटीपी का यूटिलाइज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, और हाइड्रोजन लाइसोसोम्स में पाए जा रहे हैं, या दूसरे और जगह एसिडिफिकेशन करते हैं बेसिकली। तो उस मामले में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कहीं ये तो दूसरा पंप नहीं, वी टाइप पंप तो नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है क्या? कैल्शियम और ये दोनों तो कंफर्म है, साथ साथ हाइड्रोजन प्लस अगर एटीपी का इस्तेमाल करके मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है तो हम उस रिस्पेक्ट में इस तरह को हम बोलते हैं पी टाइप आयन ट्रांसपोर्ट। और ये सब तो हमने देखा कि ये सब आंसर आपका नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
और अगर आप हमसे CSIR नेट लाइफ साइंस में जुड़ सकते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आइए अब हम कुछ और सवाल को देखते हैं। यह जो सवाल पूछा गया है 2011 में जून में पूछा गया है और ये क्या कहता है कि सोडियम पोटेशियम ATPase जो है टेट्रामर है। बिल्कुल सही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट इज सोडियम पोटेशियम बाइंडिंग साइट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस पर बाइंडिंग साइट है, जैसा कि मैंने भी डिस्क्राइब किया है और बताया भी है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों जो बाइंडिंग साइट है अल्फा सब यूनिट पर मौजूद होते हैं। और ये भी आपका सही नहीं है और ये भी आपका सही नहीं है। नहीं, सोडियम भी, पोटेशियम भी, ATP बाइंडिंग साइट भी और ओयाबिन बाइंडिंग साइट भी ये आपके अल्फा सब यूनिट पर मौजूद होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही कुछ। और लास्ट में आपसे अनुरोध है कि अगर आपने जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मौजूद हैं जिसको आप देख सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा होगा। आप किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो बायोलॉजी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।